क्वेश्चन नंबर 49 है अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन सी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो एट नॉर्मल टेम्परेचर, उस सोल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की सैचुरेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, उसमें अगर आप मोर सोल्यूट डिसॉल्व कर लो तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन की सैचुरेशन जो है वो कंप्लीट हुई होती है और सुपर सैचुरेटेड में अगर आप सोल्यूट को बहुत ज़्यादा डिसॉल्व कर लो तो उससे आखिर में क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर एंड मोर सोल्यूट। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 है द फ्लेम यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल इज। ऑप्शन ए ऑक्सी एसिटाइलिन, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी 1,2 ब्रोमो इथीन, ऑप्शन डी इथाइलिन। सो ऑक्सी एसिटाइलिन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सी एसिटाइलिन की फॉर्मेशन कैसी होती है? ऑक्सी एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होती है एसिटाइलिन को आप जब रिएक्ट कर लो ऑक्सीजन के साथ तो वो इसका प्रोडक्ट होगा ऑक्सी एसिटाइलिन। और ऑक्सी एसिटाइलिन जो है इसे यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के पर्पस के लिए और कटिंग टेक्निक्स के लिए इसे ऑक्सी एसिटाइलिन को यूज़ किया जाता है। सो दिस कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग एसिटाइलिन विद ऑक्सीजन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 51 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपाउंड। ऑप्शन ए है एयर, आइसक्रीम, टी, ऑप्शन बी है सैलिड, निकल, ब्रास, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, वाटर, साल्ट, ऑप्शन डी है आयरन, इंक, वॉशिंग सोडा। सो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड प्रेजेंट हो? सो कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है ऑप्शन सी में, जिसमें से हमारे पास बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला है सोडियम बाय कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है और ये एक कंपाउंड है। वाटर है जिसकी केमिकल फार्मूला है H2O, ये भी एक कंपाउंड है और साल्ट है तो ये भी एक कंपाउंड है। सो इसी वजह से ये जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 51 में। ये निकल जो है इसमें से एलिमेंट है, इसमें से आइसक्रीम या टी जो है ये भी वाटर है, ये मिक्सचर है और यह आयरन एलिमेंट है, तो इसी वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑप्शन ए नाउन फ्रेज, ऑप्शन बी रिलेटिव क्लॉज, ऑप्शन सी वर्ब फ्रेज, ऑप्शन डी एडवर्ब फ्रेज। सो द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, फेल जो है ये वर्ब है और इसके साथ ये ऑन दिस स्पॉट है, तो ये जो है जो चीज़ वर्ब के साथ हो या वर्ब को डिस्क्राइब करे तो उसे कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। सो एडवर्ब फ्रेज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 62 है माई फादर सेड टू मी यू मे गेट लीड टू कैच द बस ऑन टाइम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो यहाँ पर ये कैसे चेंज होगा? माई फादर अपनी जगह आएगा, सेड टू की जगह आएगा टोल्ड। सो टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी दैट, कोमा को हटाकर आप लोग लगाओगे देट और यू की जगह आ जाएगा माई की जगह हम लगाएंगे आई। सो माई फादर टोल्ड मी दैट आई, मे की जगह आएगा माइट, गेट लीड टू कैच द बस ऑन टाइम। सो इसमें से है माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट गेट लीड टू कैच द बस ऑन टाइम। सो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 62 में। माई फादर टोल्ड मी दैट आई मे, तो मे है ये इस वजह से ये इनकरेक्ट है। माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट हैव गॉट, सो इसी वजह से ये इनकरेक्ट है। माई फादर सेड टू, यहाँ सेड टू नहीं आता टोल्ड आता है, सो इसी वजह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 63 है द वर्ड परसुएसिव इज एंटोनिम टू। एंटोनिम मीन्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग, सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग में और एंटोनिम कहते हैं इसका ऑपोजिट मीनिंग। परसुएसिव वर्ड का मीनिंग है कन्विंसिंग या परसुएसिव वर्ड का मीनिंग है कन्विंसिंग या कायल करना, यानी किसी बात के लिए आप किसी बंदे को कायल करते हो, कायल करना।
सो या कन्विंसिंग द वन, सो परसुएसिव का मीनिंग है कन्विंसिंग और इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा अनकन्विंसिंग, यानी कायल करना या कायल ना करना। सो ऑप्शन ए है डिमोरलाइजिंग, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है कन्विंसिंग विच इज़ अनकन्विंसिंग विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन डी जो है वो ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा। सो इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि परसुएसिव का मीनिंग है कन्विंसिंग, इसका ऑपोजिट जो इसका एंटोनिम है वो है अनकन्विंसिंग। सो ऑप्शन सी जो है इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है आई एम ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीफ। The given sentence is the example of option A metaphor, option B simile, option C personification, and option D rhythm. So I'm drowning in the sea of grief. ड्राउनिंग का मतलब है कि ऐसे टाइप ऑफ सफोकेशन जब माउथ या नोज जो है वो इमर्ज हो जाए किसी लिक्विड में, यानी किसी पर्सन की का माउथ या उसके नोज जो है उस इमर्ज कर ले वाटर में या लिक्विड में, और उसे कुछ टाइप की सफोकेशन हो, तो उसे कहते हैं ड्राउनिंग। और ग्रीफ कहते हैं लॉस, यानी किसी लॉस की वजह से जो नेचुरल रिस्पॉन्स हो किसी पर्सन का, तो उसे कहते हैं ग्रीफ। सो आई एम ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीफ, यानी बहुत ज़्यादा गम के समंदर में वो इमर्ज हो रहा है। तो गम का समंदर नहीं होता, ये इसे तशबीह दी हुई है किसी इंसान के गमों को उस समंदर से। तो तशबीह को इंग्लिश में का जो टर्म यूज़ करते हैं वो है मेटाफर। सो ये एग्जांपल है मेटाफर की। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है contemporary philosopher Bertrand Russell say that children have unhealthy habit for which the method of यानी चिल्ड्रन में जो अनहेल्थी हैबिट्स होते हैं उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। सो ऑप्शन उसके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए है पनिशमेंट इज द ओनली सोल्यूशन, ऑप्शन बी है स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्कूल इज ओनली सोल्यूशन, ऑप्शन सी पनिशमेंट हैज नॉट बीन एब्सोल्युटली सोल्यूशन, और ऑप्शन डी है पेरेंट चाइल्ड मीटिंग इज ओनली सोल्यूशन। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि पेरेंट चाइल्ड मीटिंग जो है वो ओनली सोल्यूशन है। जब चिल्ड्रन से अनहेल्थी हैबिट्स को हटाने के लिए पेरेंट्स को अपने चाइल्ड से एक मीटिंग करनी चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि उनके चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये अनहेल्थी हैबिट्स जो है ये किस वजह से आए हैं। सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द अनहेल्थी हैबिट्स ऑफ अ चाइल्ड। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरी हार्ड बट ब्रेक लाइक अ ग्लास। ऑप्शन ए है मैंगनीज, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है क्रोमाइट। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन मैंगनीज है। मैंगनीज जो है ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि जब आयरन की वजह से उसमें से कुछ ग्रीनिश आ जाए तो उस ग्रीनिश को रिमूव करने के लिए मैंगनीज को यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बट इट ब्रेक लाइक अ ग्लास। तो ग्लास में यूज़ किया जाता है, आप ग्लास को ब्रेक कर लो मैंगनीज भी ब्रेक हो जाएगा। सो इसी वजह से ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है हु गॉट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेशनल असेंबली ऑन May 27, 1993। May 27, 1993 को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसमें से नेशनल असेंबली में कौन किसको कामयाबी हासिल हुई थी। सो ऑप्शन ए है बेनज़ीर भुट्टो, ऑप्शन बी है परवेज़ मुशर्रफ, ऑप्शन सी है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी है नवाज शरीफ। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नवाज शरीफ गॉट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फ्रॉम द नेशनल असेंबली ऑन May 27, 1993। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो किसे कहते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है दिस इज़ लाइक अ स्टेटमेंट और एक्शंस विच इज़ शोन बाय सम पीपल फॉर कंटिन्यूइंग सपोर्ट एंड अप्रूवल फॉर समवन, यानी किसी बंदे के लिए उसकी सपोर्ट दी जाती है और उसे अप्रूव किया जाता है, उसके लिए जो एक्शंस ली जाती हैं तो उसे कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो एक्शंस ली गई थी May 27, 1993 को तो वो नवाज शरीफ के लिए ली गई थी और इसी वजह से उन्होंने ही गॉट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 है When did the Shah of Iran visit Pakistan for the first time? शाह ऑफ ईरान जो है उन्होंने पाकिस्तान जब विजिट किया था तो उनका फर्स्ट विजिट कौन से डेट को हुआ था। ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1954। सो ईरान जो है ये एक
ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था एज इंडिपेंडेंट स्टेट। और उनके जो शाह थे, जिसे शाह मोहम्मद रज़ा उनका नाम है, और वो फर्स्ट हेड थे दैट ही कैन विजिट एन ऑन ऑफिशियल विजिट ऑन इन पाकिस्तान ऑन मार्च 1950। मार्च 1950 को शाह मोहम्मद रज़ा ने एज ऑफिशियल विज़िट जो है किया था पाकिस्तान में। और इन्होंने ये एक ईरान जो है फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो 1950 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 1950 which is the correct option of question number 71. Question number 72 है the element used in glass preparation due to transparent nature of its compound is option A है white phosphorus, option B है selenium, option C है iodine, option D है silicon. So वो element जो यूज़ किया जाता है ग्लास के प्रिपरेशन में, क्योंकि वो कंपाउंड जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से, ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से उसे यूज़ किया जाता है। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सोडियम सिलिकेट उसे कहते हैं जो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन कैसी होती है? तो सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन होती है बाय रिएक्टिंग 2 moles ऑफ सोडियम कार्बोनेट when this react with silica, this can form Na2SiO3 plus CO2. सो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है सिलिका के साथ तो ये बना लेता है सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडियम सिलिकेट जो है ये यूज़ किया जाता है गिलास की मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑप्शन सिलिकॉन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 84 है आई लर्न फ्रेंच इन स्कूल। The underlined word is example of underlined word है learned, option A है transitive verb, option B है modal verb, option C है participle, option D है gerund. So यहाँ लर्न जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन हो उसमें जो वर्ब यूज किया जाता है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, और उस सेंटेंस को ट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव नहीं करता। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है स्कूल, सो इसी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसी वजह से वो वर्ब जो उस वर्ब को हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 85 है दे आर इज डिफरेंट इज डिश कंप्लीट आइडियोमेटिक कंपैरिजन। ये एक आइडियम है और ये कंप्लीट ऐसे होगा दे आर इज डिफरेंट इज नाइट इन डे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 86 है द हॉर्स रीड एंड द राइडर वाज थ्रोन, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? हॉर्स रीड ये एक सेपरेट क्लॉज है और द राइडर वाज थ्रोन ये एक सेपरेट क्लॉज है। ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बीच में एंड यूज हुआ है जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस और ये वाला द राइडर वाज थ्रोन ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और वो ज्वाइन करे थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 86 में। कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट, और वो ज्वाइन होता है सब ऑर्डिनेट क्लास में। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होता है और कंपाउंड कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और कम्प्लेक्स की कॉम्बिनेशन भी होती है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये हमारे पास टोटल 7 है, दे आर 7 इन नंबर, और इसमें से इंक्लूडेड है इसके लिए एक ये वाला फॉर्मूला है फेंस बॉय F4। जब दो सेंटेंसेस की बिटवीन 4 आ जाए, एंड आ जाए, नॉर आ जाए, सो, बट, और या येट,
तो इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे आर 7 इन नंबर। और अगर ये टाइप ऑफ वर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये दो क्लासेस को कंबाइन करे तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस का इसमें जो टाइप ऑफ सेंटेंस यूज हुआ है ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सो ये एक ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस को समझने में और उसको फाइंड करने में कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 87 है दिस विल बी द बुक यू वांट, चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इन दिस सेंटेंस। मॉडल वर्ब इसमें जो यूज हुआ है वो है विल, ऑप्शन ए है कमांड, ऑप्शन बी है सजेशन, ऑप्शन सी है अजम्पशन, ऑप्शन डी है एबिलिटी। सो इसमें से विल का एक मॉडल वर्ब है और विल का फंक्शन इस सेंटेंस में क्या है। सो दिस विल बी द बुक यू वांट, विल यहाँ एक्ट कर रहा है एज अ एजम्पशन, यानी वो एजम्पशन दे रहा है कि दिस विल बी द बुक यू वांट, जो बुक तुम चाहते थे ये वही बुक है। तो एजम्पशन दे रहा है, इसी वजह से ये मॉडल वर्ब यहाँ इसका विल का जो फंक्शन है वो है एजम्पशन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 88 है ऑल राइट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए आपने वही फॉर्मूला यूज करना है जो मैं पिछले टेस्ट में बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है और बाय लगाना है। सो अली सब्जेक्ट है, राइट जो है ये वर्ब है और न्यूज़ रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा न्यूज़ रिपोर्ट और यहाँ लिख जाएगा आर, यानी ये हो जाएगा न्यूज़ रिपोर्ट आर। राइट का थर्ड फॉर्म है राइट, रोट, रिटन। बाय आ जाएगा और फिर जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा ये सेंटेंस में जो सेंटेंस है सब्जेक्ट है वो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा न्यूज़ रिपोर्ट आर रिटन बाय अली। सो ये जो है इसका पैसिव वॉइस है। न्यूज़ रिपोर्ट इज रिटन बाय अली, न्यूज़ रिपोर्ट आर बीइंग रिटन बाय अली, न्यूज़ रिपोर्ट आर रिटन बाय अली। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 90 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज क्रिएटेड इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1959, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1965। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है एक ऑर्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो बना था 1961 को। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 1961 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बना था और ये एक ऑर्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 90 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है शी गैव मी द बुक। सो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑप्शन ए है गैव, ऑप्शन बी है शी, ऑप्शन सी है मी, ऑप्शन डी है द। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसे कहते हैं जो एक्शंस को रिसीव करे, यानी वो प्रोनाउन जो एक्शंस को रिसीव करे उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है मी, यू, हिम, हर। सो शी गैव मी द बुक। मी यहाँ पर बुक को रिसीव कर रहा है, एक्शंस को रिसीव कर रहा है। सो शी गैव मी द बुक, सो इसी वजह से मी जो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 97 में। 98 है द डिश फ्लू ओवर द लेक। ऑप्शन ए है हर्ड ऑफ शीप, ऑप्शन बी है बंच ऑफ कीज, ऑप्शन सी है फ्लॉक ऑफ गीज, ऑप्शन डी है बकेट ऑफ फ्लावर्स। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू ओवर द लेक। क्वेश्चन नंबर 99 है डिश और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम कहते हैं लिंकिंग डिवाइसेस, वो वर्ब जो कनेक्ट करे दो सेंटेंस को या दो वर्ब को, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस या कनेक्ट सेंटेंस। विच लिंकिंग डिवाइसेस जो सेंटेंस को कनेक्ट करे। तो इसमें से एग्जांपल है एज सून, एज, वेयर इज, फाइनली, आफ्टर। ये सारे लिंकिंग डिवाइसेस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस है जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। सो इसमें से ऑप्शन ए है इज एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑप्शन है कैन में, ये मॉडल वर्ब है। ऑप्शन सी है वेयर इज, फाइनली, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। और ऑप्शन डी है विल, शैल, ये भी मॉडल वर्ब है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 100 है हु रोट द पोएम इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक पोएम है, इसे लिखा है
एडगर गेस्ट ने, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एडगर गेस्ट जो है इन्होंने ये पोएम लिखा है इक्विपमेंट, और जिसमें से 5 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स। दिस एवरी स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स। और इस पोएम में पोइट ने जो है एडगर गेस्ट ने आइडिया दिया है दैट एवरी पर्सन हैज़ एबिलिटी टू डू अमेजिंग थिंग्स बट ईच मस्ट वर्क हार्ड टू गेट वेयर ही वांट टू बी। यानी इक्विपमेंट में उन्हें जो मेन आइडिया, जो मेन थीम इस पोएम इक्विपमेंट का है, दैट the poet Edgar Guest want to tell the human being that every person has the ability to do amazing things। यानी हर एक इंसान में एक एबिलिटी होती है कि वो हर एक अमेजिंग थिंग्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। जहाँ पर उसकी किस्मत लिखी हुई होती है, वहाँ पर जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सो इक्विपमेंट जो है इसमें इस आइडिया जो है ये इसका मेन थीम है और इसे लिखा है एडगर गेस्ट ने। इसमें टोटल 5 स्टेंजास हैं और हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 94 है द इनट गैस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड इज। बोर्ड को एडवर्टाइज करने के लिए कौन सा इनट गैस यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है आर्गॉन, ऑप्शन सी है जीनॉन। सो नियॉन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नियॉन यूज किया जाता है फॉर द एडवर्टाइजिंग बोर्ड। दिस इज द इनट गैस एंड दिस कैन लाइट द ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब को लाइट अप कर देता है और एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के लिए ये नियॉन गैस जो है ये यूज किया जाता है। नियॉन साइंस में भी ये साइन में भी ये यूज किया जाता है और इसका कलर है ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड इसका कलर है और ये इसे यूज किया जाता है फॉर एडवर्टाइजिंग सम डिस्प्लेज। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 95 है द मेन काज ऑफ स्किन कैंसर। ए स्किन कैंसर का मेन काज क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो स्किन कैंसर में जो मेन रोल प्ले करता है वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल किस तरह? सो फ्री रेडिकल्स बनते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये सन से जब स्ट्राइक होते हैं तो ये स्पेस पर फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं और फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये काज करता है इन्फ्लेमेशन और स्किन की डीएनए को डैमेज कर देता है। डीएनए ऑफ स्किन जो है ये डैमेज हो जाता है। जब स्किन की डीएनए डैमेज हो जाता है तो इस वजह से इसकी जो जीन्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। जीन में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं और जब जीन में चेंजेस आ जाएं तो वो उसे कहते हैं म्यूटेशन एंड म्यूटेशन कैन लीड टू स्किन कैंसर। सो यूवी की वजह से फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो जाती है जो इन्फ्लेमेशन काज करता है स्किन का। इसकी वजह से स्किन की डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से जीन में चेंजेस आ जाती हैं और ये म्यूटेशन काज कर देता है एंड म्यूटेशन लीड टू स्किन कैंसर। इसी वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 95 में। 96 है द वर्ड हस्की मीन्स। हस्की वर्ड का मीनिंग क्या है? सो ऑप्शन ए है वीक, ऑप्शन बी है रोबस्ट, ऑप्शन सी है टाल, ऑप्शन डी है सिक। सो हस्की वर्ड जो है इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग या बिग। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और बिग नहीं है तो रोबस्ट जो है वीक है, टाल है, सिक है, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग आते हैं और रोबस्ट जो है रोबस्ट के मीनिंग भी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी है। दोनों की मीनिंग जो है वो सेम है तो इसी वजह से हस्की वर्ड का मीनिंग जो है वो है रोबस्ट, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 96 में। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं सीटी का पेपर मलाकन डिवीजन का, जिसमें हमने पाक स्टडी, उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड जो एमसीक्यूज इस पेपर में आए थे तो वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट ऑप्शन। और दिस इज बाकी जो
MCQs रह गए हैं मैथ्स से रिलेटेड, और इस्लामियात और बायो का पोर्शन जो है वो रह गए हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.